नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। ये लखीमपुर खीरी मामले की बात करते हैं जिसमें कानूनी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुकदमे पर मुहर लगा दी है। आशीष मिश्रा के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। ट्रायल जो है वो 16 दिसंबर से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के एक प्रदर्शन के दौरान गाड़ी से कुचलकर 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत के 1 साल और 3 महीने बाद एक स्थानीय अदालत ने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का मामला चलेगा। सोमवार को अदालत ने मिश्रा की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी। इस मामले में दायर पुलिस की चार्जशीट में कहा गया कि आशीष उस एसयूवी में बैठा था जिससे पिछले साल अक्टूबर में लोग कुचले गए। देखिए, ट्रायल में डिले तो हुआ है, 9 महीने का समय लग गया चार्जेस फ्रेम होने में। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब जो है इस पे टिप्पणी करी, और उसके अलावा जो सेक्शन 34 जो है अभी कोर्ट ने हटा दिया है इसमें से, तो उसमें हम लीगल पैनल से डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है हम इसके लिए हाईकोर्ट मूव करें। न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देर से ही सही, लेकिन चार्ज फ्रेम हुए, ट्रायल चलने जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है भारत की न्यायपालिका पर। लखीमपुर घटना के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोगों की नाराजगी सामने आई थी। आरोप लगाया गया था कि गृह राज्य मंत्री के दबाव में उनके बेटे आशीष मिश्रा को बचाया जा रहा है। 3 अक्टूबर 2021 4 किसानों और एक पत्रकार को एसयूवी से कुचला गया। 9 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया। 14 दिसंबर 2021 पुलिस एसआईटी ने अदालत को बताया कि ये मामला सुनियोजित था। 10 फरवरी 2022 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी। 18 अप्रैल 2022 सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की। अब जबकि इस केस में ट्रायल शुरू होने वाला है, तो देखने वाली बात यह होगी जो इस केस के गवाह हैं, जिनमें से कईयों को पुलिस सिक्योरिटी भी मिली हुई है, वो कोर्ट में क्या बयान देते हैं। प्रतीक श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। इंटरनेशनल गैंगस्टर गोल्डी बरार का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो दावा कर रहा है कि किसी भी देश की पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा है। कुछ दिनों पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि अमेरिका में उसे पकड़ लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो 2 बार इस खबर की पुष्टि कर दी थी, लेकिन अब इस खबर को लेकर विवाद है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गोल्डी बरार मास्टरमाइंड है। गैंगस्टर गोल्डी बरार का एक ऑडियो वायरल है जिसमें वो दावा कर रहा है कि उसे किसी भी देश की पुलिस ने नहीं पकड़ा है। अगर कभी उसे लगेगा कि पुलिस उसके करीब है तो वो खुद को गोली मार लेगा। उसे जिंदा रहते हुए कोई नहीं पकड़ सकता। उसका दावा है कि फिलहाल ना वो अमेरिका में है और ना कनाडा में। ये इंटरव्यू पंजाब के एक पत्रकार को दिया गया है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये ऑडियो गोल्डी का है या किसी और का। पंजाब के मुख्यमंत्री गुजरात और पंजाब में 2 बार कह चुके हैं कि गोल्डी बरार कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी। गोल्डी बरार, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। गोल्डी बरार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या करवाई थी। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी कनाडा से भागकर कैलिफोर्निया चला गया था, क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं उसका विरोधी गैंग या फिर सिद्धू मूसेवाला के फैंस उसे मार ना दें। और वहां 20 नवंबर को पकड़ा गया। हालांकि अब गोल्डी बरार का कथित ऑडियो सामने आने के बाद पंजाब में विपक्षी दल पंजाब सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। होना की है जिस तरीके ना बयान देते हैं। होना क्या है, जिस तरह से भगवंत मान ने बयान दिया है कि मैंने एफबीआई से बात करके गिरफ्तार कराया, इतना बड़ा झूठ। मुझे लगता है उन्हें शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनकर ऐसे झूठ बोल रहे हैं। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री का बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यवहार है। इन्हें पंजाब की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब पुलिस गोल्डी के कथित ऑडियो की जांच कर रही है
ताकि सच सामने आ सके। गोल्डी बरार पर पंजाब में दर्जनों केस दर्ज हैं। यहां तक कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसने खुले तौर पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब अगर वो कहीं पकड़ा गया है और एजेंसियां उसको भारत ला पाती हैं तो एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन उसके पकड़े जाने को लेकर कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल कह रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हो रही हैं वो खाने के तर्ज पर ही हो रही हैं। आरोप है कि सत्ताधारी दल के नेताओं के रिश्तेदारों को नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति दी जा रही है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। शहडोल स्थित पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की बेटी रजनी गौतम, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रिश्ते में भतीजी प्रज्ञा यादव और भी कई बीजेपी नेताओं के करीबी बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं। कई आवेदकों का आरोप है कि नियुक्ति में काबिलियत नहीं, भाई भतीजावाद को तरजीह दी गई है। 48 की जगह 24 नियुक्तियां हुई हैं। इंटरव्यू पैनल में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गणित के विशेषज्ञ को बिठा दिया गया। नियुक्ति के लिए एक्सपर्ट कमेटी पैनल को इंटरव्यू से पहले बदल दिया गया। सालों से वहां पढ़ा रहे अतिथि विद्वान अब आंदोलित हैं। भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर का इन्होंने कहीं पालन नहीं किया। एपीआई में जो सबसे नीचे थे 50वें नंबर, 50वें नंबर, 60वें नंबर, उनका चयन हो गया और जो ऊपर के कैंडिडेट थे उनका चयन नहीं हुआ। 7 तारीख तक जब इंटरव्यू चला और ज्वाइनिंग के लिए रातों रात इन्होंने मेल कर दिए और सुबह 10:30 बजे तक सभी को ज्वाइनिंग करा लिया गया। यूजीसी के रूल्स रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाई हैं और विश्वविद्यालय का जो 2016 का जो अध्यादेश है, जो ईसी का जो निर्णय है, उसका भी उन्होंने पालन नहीं किया और कार्य परिषद का ठीक तरीके से गठन भी नहीं हुआ। कोई SC/ST का उसमें कोई मेंबर नहीं है, कोई अशासकीय प्रतिनिधि नहीं है, कोई वित्त विभाग का प्रतिनिधि नहीं है और कोरम पूरा नहीं हुआ और उन्होंने आनंद फानन में इंटरव्यू करा करके विधानसभा अध्यक्ष जी की सुपुत्री का चयन हो गया, डॉक्टर रजनी गौतम का, और हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की एक रिश्तेदार डॉक्टर प्रज्ञा यादव का चयन हो गया और उससे सीनियर कैंडिडेट बैठे रह गए। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कुछ गलत नहीं हुआ, सब नियमों के तहत हुआ। मेरिट लिस्ट तब बनती है जब कोई रिटन एग्जामिनेशन किसी चीज का होता है। यहां पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं किया गया था। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूजीसी 2018 के रेगुलेशन में साफ साफ लिखा है कि किसी भी अन्य सूची से कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होगी वहां उसके आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, उसकी अनुशंसा की जाएगी। हमने उस चीज का अक्षरशः पालन किया। यदि हम 60 लोग को बुला रहे हैं तो हमको 70 लोगों को बुलाने में क्या गुरेज है। एक और हंगामा नेता प्रतिपक्ष के खत से उठा है, जहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र की नियुक्ति पर यह कहकर सवाल उठाए हैं कि वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के ससुर हैं। संग या रिश्तेदारी के बजाय जो उनकी काबिलियत है उसके आधार पर होना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा के इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, CM राइज स्कूलों की बात करते हैं, उनको इन सब चीज़ों पे गौर फरमाना चाहिए। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम कृषि के अध्ययन और अध्यापन में बड़ा है, उन्हें वर्षों का तजुर्बा भी है, लेकिन कांग्रेस को मौका मिला है इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर भाई भतीजावाद के आरोप लगाने का, और बीजेपी फिलहाल इस मामले में कुछ कहने से बचती दिख रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मशहूर कॉमेडियन महमूद के बेटे फेमस सिंगर लकी अली की बात करते हैं, जिन्होंने कर्नाटक के डीजीपी से ट्वीट के जरिए मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। आखिर किन लोगों पर यह आरोप है, निहाल किदवई की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लकी अली ने कर्नाटक के डीजीपी परवीन सूद को भेजे SOS ट्वीट में लिखा कि मेरा फार्म एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है जो कि यलहंका के केंचनहल्ली में है। इसे बेंगलुरु के माफिया सुधीर रेड्डी ने अपनी IAS पत्नी रोहिणी सिंदूरी की मदद से अतिक्रमण किया है। ये लोग अवैध तरीके से मेरी संपत्ति के अंदर घुसाए। लकी अली के वकील के मुताबिक IAS अधिकारी रोहिणी सिंदूरी के पति इस विवादास्पद प्रॉपर्टी में दाखिल हुए, हालांकि रोहिणी वहां मौजूद नहीं थी। दुबई जाने का था कंसर्ट के लिए, वो जैसे फ्लाइट पकड़ के निकले तो ये यहाँ आके घुसने लगा।
तो उसको रेसिस्ट किया, लेकिन पुलिस ने उनका साथ दिया है, लोकल पुलिस। और ये रही बात, रोहिणी सिंदूरी एक IAS ऑफिसर है, हस्बैंड जाता है तो हस्बैंड के पीछे रोहिणी के हाथ जाते हैं, दुआ जाती है, वो कंपल्शन इम्प्रेड फोन वन सब जाता है। तो अभी पुलिस वालों को अनलेस देयर इज ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू प्रोवाइड पुलिस असिस्टेंस, पुलिस अथॉरिटीज हैव नो राइट टू इंटरफेयर। इसके बाद IAS अधिकारी रोहिणी सिंदूरी ने भी ट्वीट किया और साफ किया कि लकी अली का ट्वीट बेबुनियाद है। वो पहले भी बेतुके आरोप लगा चुके हैं। लकी अली की जमीन से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। रोहिणी के देवर मधु रेड्डी ने भी इस मामले में सफाई दी। So in 2012, my dad bought this land. 2012 में मेरे पिता ने जमीन का टुकड़ा मंसूर अली से खरीदा था, जो कि लकी अली के भाई हैं। तभी से लकी अली हमें लगातार परेशान कर रहे हैं। ऐसे में 2016 में हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां से हमें अपने पक्ष में इंजंक्शन मिला लकी अली के खिलाफ। Injunction order against Mr. Lucky Ali in our favor. जमीन के इस हिस्से पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और दोनों ही तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है। शहर के यलहंका इलाके के पास वसुदेवपुरा गांव का ये विवाद हाई प्रोफाइल है। मशहूर कॉमेडियन महमूद ने 70 के दशक में इस जमीन को खरीदा था। मामला सब जुडिस है, यानी अदालत में है। दोनों ही पक्ष ताकतवर हैं। सुलह सफाई के रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में अब अदालत से ही तय होगा कि प्लॉट पर मालिकाना हक किसका है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, EWS कोटा, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे कई मामलों पर विपक्ष ने चर्चा कराने की मांग रखी है। सरकार का कहना है कि हर मुद्दे पर सकारात्मक ढंग से चर्चा कराने को सरकार तैयार है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में 47 दलों में से 31 पार्टियों ने हिस्सा लिया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, TMC के सुदीप बंदोपाध्याय जैसे नेता थे, तो सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। विपक्ष के मुताबिक मौजूदा सत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुद्दा, चुनाव आयोग के कामकाज, महंगाई, बेरोजगारी और एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा कराने की मांग रखी। हिंदुस्तान में आज जो माहौल पैदा हुए हैं, जहां जुडिशियरी के साथ सरकार की टकराव, बेजा इस्तेमाल किया जा रहे हैं, सारे सरकारी जो प्रतिष्ठान है बेजा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये सब चीज आपकी जानकारी में है। हम ये भी मुद्दा उठाना चाहते हैं कि चाइनीज बॉर्डर में, इंडो चाइना बॉर्डर में स्थिति क्या है। बंगाल को जो आर्थिक रूप से जो मिलना चाहता था वो नहीं देते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर इशू को शुड बी डिस्कस्ड, वितर्क विषय पर लाना बहुत जरूरी है। हम लोग ये भी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेकर कभी हमारे देश में पार्लियामेंट में वितर्क नहीं होता। ये बड़े दुख की बात होता है। मुश्किल क्या है इसमें? और हम लोगों ने ये भी बोला कि हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, और हाउस कितना चलेंगे ये सरकार का ऊपर निर्भर होता है। तो ये सरकार के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि आप लोग सबको लेके एक साथ हाउस कैसे चलाएं। 29 दिसंबर तक चलने वाले 23 दिनों के सत्र में 17 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार 16 विधेयक पेश करेंगी। सरकार ने विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की। हम किसी भी मुद्दे पर क्यों ना हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ सुझाव उन तरफ से, उन लोगों के तरफ से, अपोजिशन तरफ से आए हुए हैं, हमने नोट किया है। BAC में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करके जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे उसके ऊपर चर्चा होगा। सत्ता पक्ष जो भी दावा करे, पर यह सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार हैं।
बैठक में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने यह भी मुद्दा उठाया कि संसद सत्र की तारीख तय करते समय ईसाइयों के त्योहार के समय का ध्यान रखना चाहिए, जबकि बीजेपी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईसाइयों के त्योहार का मुद्दा मीटिंग में उठाया गया। सर्वदलीय बैठक के बाद संसद की शीतकालीन सत्र काफी गर्मागर्मी होने के आसार है। इसकी वजह है सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने मुद्दे हैं और कोई भी पक्ष न तो अपने विषय से झुकेगा और न ही अपने मुद्दे को पीछे करेगा। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। रविवार की सुबह करीब 11 बजे अंबाला में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें कार सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की नहर में डूबकर मौत हो गई। इस हादसे की सूचना पुलिस को अगले दिन सुबह मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर गोताखोरों को बुलाकर नहर में डूबने वालों की तलाश शुरू की। मृतक पंजाब के लालडू थाना के अंतर्गत आने वाले गाँव टिवाणा के रहने वाले हैं। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। नंगल थाना पुलिस ने चारों के शव इस्माइलपुर से गुजर रही नरवाना ब्रांच से बरामद की हैं। और अब आइए आर्थिक राजधानी यानी कि इसी शहर मुंबई की बात करते हैं, जो कि धुंध की चादर में लिपटी हुई आजकल नजर आ रही है। बीते कुछ समय से जो वायु गुणवत्ता इस शहर की वो खराब या फिर बहुत खराब श्रेणी में है। कुछ इलाके जो हैं वो दिल्ली के स्तर से भी नीचे दिख रहे हैं। बच्चों को सांस की तकलीफ भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई धुंध की चादर में लिपटी है और स्मॉग की इसी चादर में शहर के पब्लिक ग्राउंड की तस्वीरें अहम हैं। इसी जहरीली हवा में बच्चे खेल रहे हैं। 11 साल के अर्नब मुंबई के जांबोरी मैदान में रोजाना 2 घंटे क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। प्रदूषण के कारण कुछ दिन पहले ही सांस की तकलीफ ने इन्हें जकड़ लिया। कितने देर प्रैक्टिस करते हो आप यहाँ पर ग्राउंड में? कभी कभार 2 आवर 15 मिनट्स, 2 घंटा, और कभी ट्यूशन में जाना रहता है तो 4:30 को निकल जाता है इधर से। तो 2 घंटे के आसपास आप प्रैक्टिस करते हैं। कभी आपको एहसास हुआ कि पोल्यूशन की वजह से? हाँ, एक दिन हुआ था। उस दिन मैं बीमार पड़ गया था, इसीलिए। क्या हुआ था? मतलब ऐसे सांस ले रहा था तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मिट्टी थी ना मुझे, इसीलिए। तो डॉक्टर को दिखाया था या घर पे ही? नहीं, मेरी फैमिली डॉक्टर ही है पूरी। क्या उन्होंने कहा था, क्या रीजन था? मैंने बस पानी पिया, फिर अपने आप नेक्स्ट डे ठीक हो गया था वो। लेकिन आप उसके बाद भी प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर आकर? हाँ। बच्चे हैं, खेल के जोश में हवा की गुणवत्ता समझना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन बदलाव जरूर महसूस कर रहे हैं। मुंबई का पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ा है। आप लोग को ऐसा एहसास हो रहा है प्लेग्राउंड में जब आप लोग खेलते हैं? थोड़ा थोड़ा होता है। कोई तकलीफ ऐसी सांस की, कंजेशन किसी तरह का आप लोग को महसूस? मुंबई का पोल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को खेलने में? कुछ ज़्यादा नहीं हो रही। वैसे पता चलता है थोड़ा धुआं अंदर जा रहा है? हाँ, चलता है दौड़ते वक्त। शहर के कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता तो दिल्ली के स्तर की या फिर वहां से भी खराब दिखती है। मुंबई की वायु गुणवत्ता 3 दिनों से खराब और बहुत खराब के बीच बनी हुई है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं, लेकिन हवा में प्रदूषकों को दूर करने के लिए ये काफी नहीं है। मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 23.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं सोमवार को रात के तापमान में भी खासी बढ़ोतरी आई। एक्सपर्ट्स खराब हवा के और भी कई कारण बताते हैं। मुंबई का आज का हवा का स्तर है 300 के ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड के अनुसार ये 5 गुना ज़्यादा हवा का स्तर है। इंडस्ट्री, उद्योग व्यवसाय जो चल रहा है, इंडस्ट्री भी उसमें जिम्मेदार है। उसके साथ साथ मुंबई में जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स है, मेट्रो, बुलेट ट्रेन या बाकी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी उसमें जिम्मेदार। जिस तरीके से प्राइवेट व्हीकल्स का बढ़ावा हो रहा है या उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो भी उसमें कारण प्रमुख तौर पर हम बोल सकते हैं कि प्रदूषण बढ़ने के लिए। मुंबई कुछ इसी तरह से खुदी हुई हर जगह नजर आती है। अधिकांश जगहों पर मेट्रो का काम चल रहा है, सड़क मरम्मत का काम चल रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह से शहर में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वायु प्रदूषण में और धुंध में, ये भी हिस्सेदार है। कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।